हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग AKTU बोलते हैं, उसके द्वारा पूछे गए सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि होंगे सब्जेक्ट मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के लिए, जिसका कोर्स कोड है BP601T, जो कि हमारे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक साबित होगा। और इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे फायदा ये होगा कि इस पर बेस अगर कोई और प्रश्न बन सकता है या उसके जैसे कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं हर साल, तो वो क्वेश्चंस आप आसानी से पहले नजर में कंप्लीट कर लें। दूसरा, एक और खास बात है कि कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो भी हमें इसको देखने से पता चल जाता है कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं या किस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी आपको मदद मिलेगी। तो इस वीडियो जो कि मेडिसिन केमिस्ट्री थर्ड का हमारा BP601T के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करने पर आपके बी फॉर्म 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर जो थर्ड ईयर का है उसमें आपके एग्जामिनेशन से आपको मदद करेगा। बाकी आप किसी और एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। इसी कड़ी में हम सबसे पहले ले लेते हैं AKTU द्वारा 2021-22 के सेशन में पूछे गए क्वेश्चंस की। और इस पेपर में जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वो था व्हाट आर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और गिव सम एग्जांपल्स, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम सभी जानते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स उसे कहते हैं जहां पर बीटा लैक्टम रिंग हमें देखने को मिलती है। और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है जहां पे बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। बीटा लैक्टम रिंग क्या है? एक 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है जहां पे नाइट्रोजन एज हेट्रोएटम होता है और यहां पर एक आपको इलेक्ट्रॉन रिंग यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी देखने को मिलता है। इसी को हम लोग बीटा लैक्टम रिंग के नाम से जानते हैं। अब ये स्ट्रक्चर में कुछ और भी आप जानते हो कि सब्स्टिट्यूशन होता है, बट अगर ये रिंग सिस्टम है तो उसे हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बोलेंगे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जो होती हैं वो सिंपल बीटा लैक्टम रिंग कंटेनिंग, जिनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी डिफरेंट प्रकार के माइक्रोब्स में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स में इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर देखा जाए इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करती हैं, क्योंकि ये जो पेप्टिडोग्लाइकॉन क्रॉस लिंकिंग का जो स्टेप है वहां पर रोकने का काम करती हैं, इनहिबिट होने का काम करती हैं। अगर इसके मैकेनिज्म को और अच्छे से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनल ट्रांसपेप्टिडेशन का जो स्टेप होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस का बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर, उसको इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो या तो रैप्चर हो जाती है या वहां पे सेल लाइसिस होती है, वो रैप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, उसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म वो सब बाहर निकल आएगा और जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे पेनिसिलिन देखने को मिलती है। एग्जांपल में आप पेनिसिलिन G, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन ले सकते हैं। सिफेलोस्पोरिन्स हो सकती हैं, जिसमें ये सेकंड क्लास की जो है हमारी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स थी, जिसमें सिफ्लॉक्सिम है, सिफेलैक्सिन है, बहुत सारे ड्रग्स इसमें आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्बापिनम्स, जहां पर इमीपिनम है, मेरोपिनम है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और जो मोनोबैक्टम्स होते हैं जहां पे एक सिंगल रिंग हमको देखने को मिलती है, जैसे कि एजिट्रोनाम। तो ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के। अब इस पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, यूजेस पे, एग्जांपल्स पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर इससे रिलेटेड हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था इस सेशन में वो था हमारा ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीनोसाइकिल एंड डॉक्सीसाइकिल, इन दो ड्रग्स का आपसे केमिकल स्ट्रक्चर पूछा गया था। ये दोनों ही ड्रग्स जो है वो टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती हैं। और टेट्रासाइक्लिन में भी दो तरीके के टेट्रासाइक्लिन बेसिकली है, एक तो नेचुरल है और एक सेमी सिंथेटिक है। तो ये सेमी सिंथेटिक क्लास की ये दोनों ड्रग्स होती हैं, जैसा कि हम लोगों ने जब इस टॉपिक को पढ़ा था, ये वहीं से नोट से ये वीडियो लिया गया, सॉरी ये पिक्चर ली गई है, तो ये आपने जरूर पढ़ा होगा उस समय। और ये देखिए यहाँ पर 4 रिंग सिस्टम जो है वो आपस में फ्यूज होती हैं, टेट्रासाइक्लिन जितने भी होते हैं। और यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे कि ये तो आप देख रहे हैं एक डाई मिथाइल अमीनो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है और एक यहाँ पर एमाइड ग्रुप है। बाकी जो है C डबल बॉन्ड O और OH, ये दो ग्रुप्स आपको इसमें जनरली देखने को मिलते हैं। अब इसके जो रिंग सिस्टम है उसमें R1, R2, R3 और R4, ये रिंग नंबर 2, 3 और 4 में हमको कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलते हैं। बस इसी को हमको बदलना है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ये R1, R2, R3 और R4 जो है ये कन्वर्ट होते हैं या बदल जाते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं और डिफरेंट ड्रग्स मिलती हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। डॉक्सीसाइक्लिन की बात करें तो R1 की जगह पर यहाँ पर आपको OH लिखना है, R2 की जगह पर हमको H लिखना है, R3 की जगह पर यहाँ पे CH3 हो जाएगा और R4 की जगह पे फिर से H हो जाएगा। जबकि मीनोसाइक्लिन की बात करें अगर, तो इसमें R1, R2 और R3 ये तीनों जगहों पर सिंपल हाइड्रोजन ऐड करने, यानी कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और R4 पे जो है वो आपको बिल्कुल इसी तरीके का
डाई मिथाइल अमीन ग्रुप जो है वहां पर ऐड कर देना और आपकी ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके अलावा और भी ड्रग्स हैं जो कि इसी क्लास की हैं, उनका भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। तो मैं जब इस सब टॉपिक पढ़ा रहा था आपको, तभी मैंने आपसे कहा था कि जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जब हम सार की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ इसी प्रकार से जनरल स्ट्रक्चर बना लें तो हमें ज्यादातर ड्रग्स के स्ट्रक्चर याद रहेंगे। नहीं तो हम एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर अगर याद करने जाइएगा तो बहुत हो जाएगा और आप याद नहीं कर पाएंगे। तो जो मेजर क्लास ऑफ ड्रग्स हैं आपके सिलेबस में, उनका जनरल स्ट्रक्चर देखिए और उनमें कहां पर क्या अंतर है, तो सार भी लिखने में आसानी होगा, उसका एग्जाम्पल लिखने में आसानी होगा, और इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर पूछ ले ड्रग का तो वो भी आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेमिकॉल। क्लोरमफेमिकॉल का आपको पूछा है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। क्लोरमफेमिकॉल जो है वो एक ऐसी ड्रग है जो कि जनरली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत ये भी आती है, और इसमें जो है इसका जो काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो ये है कि जो बैक्टीरिया के राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं 50S वाले, वहां पर जाकर के बाइंड करती है और पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है उसको इनिबिट करती है, जिसकी वजह से पेप्टाइड फॉर्मेशन, आप सभी जानते हैं राइबोसोमल यूनिट पे क्या होता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं। ये इसे जुड़ने से क्या करता है, रोक देता है, जिसकी वजह से अमीनो एसिड का फॉर्मेशन रुक जाता है और प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाती है, इनिबिट हो जाती है। प्रोटीन चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, हमारे सेल हो, सभी के लिए जरूरी है। तो अगर वो नहीं बनेगा तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया का जो है वो ग्रोथ रुक जाएगी, और इसीलिए ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर वाली ड्रग होती है। अगर यूजेस की बात करें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरीके के बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव होता है। और इसका जो यूज जनरली हम करते हैं वो टाइफाइड फीवर में करते हैं, मेनिंजाइटिस में करते हैं, जो कि पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं उनमें, क्योंकि पेनिसिलिन सब में काम नहीं करती। वैसे भी आजकल पेनिसिलिन का जो है वो यूज कम होता जा रहा है, तो कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो पेनिसिलिन के प्रति एलर्जिक होते हैं, तो मेनिंजाइटिस में उनका प्रयोग करते हैं। और सबसे खास यूज जो है वो इसका कंजक्टिवाइटिस में है, जो कि टॉपिकली मतलब आंखों के ऊपर डालने के काम में लाते हैं हम लोग, खाने के लिए नहीं, आंखों के ऊपर लगाने के लिए कंजक्टिवाइटिस में। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है, एलिपेस्टिक एनीमिया जैसी एक कंडीशन जो है वो उसको ये कॉज कर सकता है, इसका साइड इफेक्ट है, इसीलिए इसको यूज करते समय थोड़ा सा ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है। अब इस ड्रग का यूज, स्ट्रक्चर, ऐसे करके बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट ड्रग है और मैंने देखा है कि हर साल AKTU में इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोडक्ट्स विद एग्जांपल। ये भी एक ऐसा प्रश्न है जो कि हर साल पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन मैं सभी तरीकों का आपको एक साथ आंसर कर रहा हूं, आप कैसे भी पूछेगा आप आंसर लिखिएगा। प्रोड्रग जो होती हैं वो किसी भी एक्टिव ड्रग का वो फॉर्म होता है जिसे हम इनएक्टिव ड्रग बोल सकते हैं, यानी इनएक्टिव फॉर्म बोल सकते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो मेटाबोलाइज होता है और मेटाबॉलिज्म के द्वारा उसमें से एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो बाहर आते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर वो साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन शो करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो ड्रग, पहले ड्रग, ड्रग के पहले वाला, प्रो मतलब पहले और ड्रग। तो ये इनएक्टिव या लेस एक्टिव प्रिकर्सर होता है ड्रग का, जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तब होता है, इसका मेटाबॉलिज्म होता है, जिसकी वजह से एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट जो है वो एक्टिवली अब काम करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। प्रोडक्ट को इनएक्टिव या लेस एक्टिव कंपाउंड बोल सकते हो, जो कि आपके केमिकल या एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म का ही दूसरे नाम है। तो इसको मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबोलाइज्ड होगा और इन वीवो अंदर जाने के बाद रिलीज होगा और फिर एक्टिव ड्रग को रिलीज कर देगा। और इस अप्रोच से हमें फायदा क्या होता है, क्या क्या इससे फायदा हो रहा है? फायदा ये हो रहा है कि ये आपके ड्रग की बायोबिलिटी को बढ़ा देती है। मान लीजिए कोई ड्रग है जो कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाने से पहले डिग्रेडेड हो जाती है, या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में डिग्रेडेड हो जाती है, एक्टिव साइट पे पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज होकर के टूट जाती है, तो हम उसका प्रोडक्ट दे देंगे, तब वो ज्यादा अच्छी बायोबिलिटी शो करेगा। सॉलिबिलिटी, अगर कोई ड्रग है जो कि इनसॉल्युबल है, जिसकी सॉलिबिलिटी बहुत पुअर है, तो हम उसका प्रोडक्ट बना करके उसकी सॉलिबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। टारगेट स्पेसिफिसिटी, जिस जगह पे आप भेजना चाह रहे हो वहां तक पहुंच करके उसके बाद ही मेटाबोलाइज होगी। टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं। इसके अलावा टेस्ट है, मतलब खराब टेस्ट है या रंग अच्छा नहीं है या स्मेल अच्छी नहीं आ रही, उसको मास्क करने के लिए भी हम प्रोडक्ट इत्यादि का बनाते हैं। जैसे क्लोरमफेमिकॉल अभी एग्जांपल आया था, तो उसको हम क्लोरमफेमिकॉल पाल्मिटेट के रूप में ले लेते हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि क्लोरमफेमिकॉल का टेस्ट अच्छा नहीं होता। एग्जांपल में जैसे क्लोरमफेमिकॉल का भी एग्जांपल लिया मैंने, क्लोरमफेमिकॉल पाल्मिटेट जो है वो प्रोडक्ट का नाम है, जो कि क्लोरमफेमिकॉल में कन्वर्ट होती है। इनाप्रिल है जो कि प्रोड्रग है, जो कि इनाप्रिलेट में कन्वर्ट होती है, जो कि एक्टिव ड्रग हो जाती है। कोडीन जो है वो एक प्रोड्रग है जो कि मॉर्फिन में कन्वर्ट होती है। एसाइक्लोवीर का वेनाइल एस्टर बनाते हैं हम लोग,
जिसको वेलासिक्लोविर बोलते हैं, और ये एसाइक्लोविर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एस्पिरिन होती है ना, वो भी प्रोड्रग है किसकी, सैलिसिलिक एसिड की। ये स्टाइल सैलिसिलिक एसिड है, जाके मेटाबोलाइज होकर के सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये भी एक प्रोडक्ट का ही एग्जांपल है। तो ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसका यूजेस ले सकते हैं कैसे करते हैं, और इस पे जो है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। यूरिनरी ट्रैक में यूज होने वाले जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, ये आपके यूरिन जो प्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स हैं वहां पे जाकर के यूरेटर में, यूरेथ्रा में, कई बार किडनी में भी, उन सभी जगहों पर ये इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं या माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं, उसी को हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बोलते हैं। इसमें एक चॉइस ऑफ ड्रग्स दी जाती है और एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपके आसपास बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, और आप जब ड्रग ऑफ चॉइस आज की डेट में देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स जो है यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अलग अलग क्लास की। मैं उन सभी क्लास को एक साथ रख रहा हूं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछता है, और यूटिलिटी वाला प्रश्न है। अगर आप आगे चल करके प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं तो ये बहुत आपके काम आएगा। तो यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स जो होते हैं उनको बेसिकली हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग चीजों में। जैसे पहला एंटीबायोटिक्स के रूप में जैसे सल्फोनामाइड्स का यूज किया जाता है, सल्फामिथॉक्साजोल का यूज करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ, जिसको कॉर्टिमॉक्साजोल भी बोलते हैं, कॉर्टिमॉक्साजोल। इस पे एक प्रश्न अभी आगे आएगा भी आपके पास। तो कॉर्टिमॉक्साजोल जो है उसमें सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम दोनों का जो है कॉम्बिनेशन हम देते हैं। पेनिसिलिन का प्रयोग कर सकते हैं जैसे एमॉक्सिसिलिन। सिफेलोस्प्रिन में सिफिक्सिम जो है इसका प्रयोग किया जाता है यूटीआई इन्फेक्शंस में। फ्लोरोक्विनोलोल्स फर्स्ट क्लास ड्रग हैं जो कि इनका प्रयोग करते हैं हम लोग, नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, पेशेंट को जल्दी इससे रिकवरी होती है। और एक सबसे ज्यादा स्पेशलाइज जो यूटीआई में यूज होने वाली ड्रग है नाइट्रोफ्यूरॉन्स क्लास की, जिसे हम लोग नाइट्रोफ्यूरोटिन बोलते हैं। ये भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ कई बार डॉक्टर्स अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो इन दोनों ड्रग्स को एक साथ लिखते हैं, या ऊपर में से किसी एक ड्रग के साथ नाइट्रोफ्यूरोटिन भी लिख दिया जाता है। यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स की अगर बात करें तो मिथामाइन और नैलीडेक्सिक एसिड, इसका भी प्रयोग करते हैं। नाइट्रोफ्यूरोसिन की जगह पर नैलीडेक्सिक एसिड का भी प्रयोग किया जा सकता है। और मिसलेनियस में फॉस्फोमाइसिन जो है, ये इस ड्रग का भी जो एंटीबायोटिक के रूप में इसका भी प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। तो ये सभी ड्रग्स हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस में जनरली दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ जिडोवोडिन। जिडोवोडिन जो है वो एक एंटीवायरल ड्रग है खास करके, और इसे हम लोग जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर के रूप में देखते हैं। ये इसका क्लासिफिकेशन है और यही इसका काम करने का तरीका है। ये एक फास्फोराइलेटेड इंट्रासेलुलरी है जो कि एक एक्टिव ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होती है और कंपीट करती है थाइमिडीन के साथ। थाइमिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है जो कि क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस है जो कि डीएनए का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इस डीएनए में अगर आप थाइमिडीन की जगह पर हमारा जो ये ड्रग है जिडोवोडिन अगर ये एक्ट हो जाए या इनकॉर्पोरेटेड हो जाए तो डीएनए जो वायरल डीएनए है उसका जो कंपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अगर एक बार ये इनकॉर्पोरेटेड हो गया तो डीएनए की जो चेन का इलॉन्गेशन है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, वो इनहिबिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपना एक्शन जो है वो शो कर लेता है। यूजेस की बात करें अगर इस ड्रग की, तो ये एचआईवी जो वन इन्फेक्शन होता है उसमें हम लोग इसका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज करते हैं, ताकि जो है मदर से बच्चे में अगर एचआईवी ट्रांसमिशन रोकना हो तो भी इस ड्रग का प्रयोग जो है किया जाता है। और ये एक वायरल डिसीज को रोकने के काम में भी इस ड्रग का प्रयोग किया जाता है। एंटीवायरल ड्रग के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक फर्स्ट क्लास ड्रग है जो कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए यूज करते हैं, टीबी को रोकने के काम में आती है। और इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकने का काम करती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट के रूप में जाना जाता है। अब ये कैसे काम करती है कि जब आप आइसोनियाजिड को लेंगे और अगर आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरियल ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके द्वारा एक बैक्टीरियल एंजाइम दिया जाता है जिसे कैटजी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके द्वारा हमारी ड्रग क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और उसके बाद वो कन्वर्ट होती है और रिएक्टिव स्पीसीज में जो कि इनहिबिट करता है इनोलाइल एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज को, जो कि माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। और माइकोलिक एसिड का सिंथेसिस अगर नहीं होगा तो वही बात हो जाएगी कि हमारा जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स खो जाएंगे और वो रैप्चर हो जाएगा और उसका जो कोई प्रोटोप्लाज्म है वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो ये अगर इसकी सिंथेसिस की बात अब करें
तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी सिंथेसिस होती है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं आइसोनिकोटिनिक एसिड। ये क्या होता है, एक बेंजीन जैसी रिंग सिस्टम है जहां पर हेट्रोसाइक्लिक एटम के हेट्रोसाइक्लिक एटम के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो देखने को मिलता है, और ये जो नाइट्रोजन है हेट्रो एटम ये बेंजीन रिंग के अंदर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पर एसिड ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप लगाना है, जिसे हम लोग आइसोनिकोटिनिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब इसकी रिएक्शन जो है सिंपल इथेनॉल के साथ कराएंगे। आप भी जानते हैं एक एसिड है और ये अल्कोहल है। एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, वाटर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। और ये वाटर जब निकलेगा तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्टेरिफिकेशन। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, स्टेरिफिकेशन कहलाती है। अब स्टेरिफिकेशन होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, एक एसिड यानी कि H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक। अब ये क्या होगा, यहां से पानी निकल गया तो OC2H5 क्या है, ये कार्बन पे जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए, ये यहां से गया और ये इस पे क्या हो गया, जुड़ गया। जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इथाइल आइसोसाइनेट जो है वो यहाँ पर निकोटीन नेट जो है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे हाइड्राजीन जो है उसको ऐड करेंगे। हाइड्राजीन जो होती है वो NH2 होती है। यहां से एक हाइड्रोजन को लेना है, इस ऑक्सीजन को दे देना है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और साथ ही साथ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन इसको देंगे और ये C2H5OH के रूप में इथेनॉल बना करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और NH2 जो है वो इस C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पे हमारा एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये नाइट्रोजन इसी के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर जुड़ेगा आपको आपकी ड्रग का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यानी कि NH2 को इस कार्बन पर जोड़ देना, क्या बन जाएगा, आइसोनियाजिड। तो ये बड़ा ही सिंपल सा एक 2 स्टेप की रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन है। इस तरीके की छोटी छोटी रिएक्शन 2 नंबर में बहुत पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एल्थेल्मेटिक एजेंट, राइट द सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। एंथेल्मेटिक्स जो होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो कि हेलमेंथ यानी कि पैरासिटिक जो वर्म्स होते हैं, जैसे कि राउंड वर्म है, टेप वर्म है, ये हमारे स्टमक वगैरह में, इंटेस्टाइन वगैरह में चल जाते हैं, फ्लूक्स है, और ये पैरासाइट होते हैं। ये हमारे बॉडी में जाने के बाद हमसे ही भोजन प्राप्त करना शुरू करते हैं और हमें बीमार करते हैं। तो ऐसे बीमारियों को रोकने के लिए जो ड्रग लिया जाता है उसी को हम लोग एल्मेंटिक एजेंट्स बोलते हैं। और ये जो इसके एग्जाम्पल्स में मेबेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, आप सभी जानते हैं, बड़ी फेमस ड्रग हैं और आजकल जो है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है स्कूलों में भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं इसकी सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस देखिए, मेबेंडाजोल की। इस पे जो है वीडियो भी मैंने कल ही परसों में डाला है, तो आप लोग डिटेल वीडियो वहां देख सकते हैं, बस शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग को 4-क्लोरो-बेंजोफिनोन जो है वो लेना है। बेंजोफिनोन एक प्रकार का क्या होता है, कीटोन होता है, जहां पर एरोमेटिक कीटोन होता है, जहां पर C डबल बॉन्डों पे दोनों तरफ बेंजीन लगानी है और इसके 4th पोजीशन पर हमको क्या लगा देना है, क्लोरो लगा लेना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 4-क्लोरो-बेंजोफिनोन। इसमें नाइट्रेशन करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन होता है बेंजीन रिंग में, इस हाइड्रोजन को हमारा NO2 ग्रुप क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और अपने आप को आ जाएगा, तब इसे हम बोलेंगे 3-नाइट्रो-4-क्लोरो-बेंजोफिनोन। देन इसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया और मिथेनॉल के प्रेजेंस में 125 डिग्री सेल्सियस पे जब करेंगे तो क्या होगा, यहां पर जो Cl ग्रुप है दैट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द अमीनो ग्रुप। ये NH3 में से हाइड्रोजन आएगा, इस Cl को दे दीजिए, HCl निकल जाएगा और NH2 यहां पर जुड़ जाएगा, तो ये देखिए अमीनो ग्रुप आ गया। तब इसका नाम हो जाएगा 4-अमीनो-3-नाइट्रो-बेंजोफिनोन। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका रिडक्शन करेंगे H2 और पेंडम की क्या नाम है प्रेजेंस में, या कोई और रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो। तो जो ये NO2 ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, दैट NO2 ग्रुप विल बी रिड्यूस्ड और ये क्या बन जाएगा, अमीनो ग्रुप में, यानी कि ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। रिडक्शन का यही मतलब होता है। तो ये फिर अब क्या बन जाएगा आपका अमीनो ग्रुप। तो बाई अमीनो ग्रुप हो गया, यानी कि 3,4-डाई-नाइट्रो-बेंजोफिनोन अब बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम एक स्टेप में मिथाइल मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट के साथ करा सकते हैं, जहां फिर मैंने जो वीडियो बनाए हैं पहले तो उसमें हमने दिखाया है कि 2 स्टेप में एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि आप मिथाइल थायोयूरिया के साथ पहले करा लो और उसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ या कार्बोक्सिलेट के साथ इसकी रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में करा लो। इन दोनों को अलग से भी करा सकते हो एक साथ और ये बन जाएगा मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट। इसकी रिएक्शन करानी है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो आप अमीनो ग्रुप को दे दीजिए, दोनों हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से S को एक हाइड्रोजन दे दीजिए, तो ये CH3SH जो है ये बाहर हो जाएगा, ठीक। और ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये जुड़ेगा और आपको क्या मिल जाएगी, आपकी ड्रग, दैट इज बाकी सब कुछ तो इसके ऊपर जुड़ा ही है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल में खास बात यह है कि यहाँ पे बेंज इमिडाजोल रिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये हमारा बेंजिल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, बेंजोइल ग्रुप जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बेंज इमिडाजोल रिंग दिख रही है। बेंज इमिडाजोल में एक बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ एक
3 मेंबर या बोल सकते हैं, क्योंकि इसको भी ले सकते हैं। यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम में 2 नाइट्रोजन देखने को मिलता है और एक जो है ये हमारा कार्बामेट ग्रुप जो है वो यहाँ पर जुड़ा होता है। इस कार्बामेट के इस ऑक्सीजन पर मिथाइल ग्रुप भी क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इसका आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर भी पूछा जा गया है, एक दो बार अभी आगे आएगा भी, तो स्ट्रक्चर भी याद रखिएगा, यही इसका स्ट्रक्चर है और इसकी सिंथेसिस भी जो है वो आसान है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन QSAR। QSAR क्या होता है ये आपको बताना है। QSAR का फुल फॉर्म होता है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। और क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे केमिकल कंपाउंड है, जो भी केमिकल एंटाइटीज हैं, जो भी आपके लीड कंपाउंड हैं, उन सभी का हम लोग जो फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि बिना बायोलॉजिकल सिस्टम में गए कंप्यूटर बेस पे हम कैसे बता पाएंगे कि उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी होगी या टॉक्सिसिटी इत्यादि कैसी होगी। तो ये क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप जो होता है वो मैथमेटिकल मॉडल होता है जो कि प्रिडिक्ट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर पे कि वो किस तरीके से बाइंडिंग वगैरह, एफिनिटी वगैरह जो है प्रोटीन के साथ शो करेगा, रिसेप्टर किस तरीके से बाइंड करेगा, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को किस तरीके से इनहांस करेंगी या कम करेंगी, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग देख पाते हैं। ये इस्टेब्लिश करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर एंड इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसमें डिफरेंट जो जैसे पार्टीशन कोएफिशिएंट हो गया, ये सभी चीजें जो है हम लोग देखते हैं और उससे फिर पता करने की कोशिश करते हैं इन सिल्को, यानी कंप्यूटर पे ही पता कर लेंगे कि इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होगी, उसके बाद उसकी हम लोग सिंथेसिस करेंगे। इससे हमारा बहुत सारा समय, पैसा, सब कुछ बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आखिरी प्रश्न है इस सेशन का, वो है डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ कम्बिटोरियल केमिस्ट्री। कम्बिटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है? कम्बिटोरियल केमिस्ट्री एक मेथड है जो कि ड्रग डिस्कवरी में जनरली हम लोग यूज करते हैं, या जो सिंथेटिक केमिस्ट्री है जहाँ पे हम ड्रग्स की सिंथेसिस इत्यादि करना है या केमिकल्स की सिंथेसिस करना है, डिजाइन करनी है, वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं, जो कि रैपिड सिंथेसिस को इन्वॉल्व करती है। जल्दी जल्दी हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं, ढेर सारे कंपाउंड की सिंथेसिस कर सकते हैं छोटे छोटे मात्रा में, कम कम मात्रा में। और ये कंप्यूटर साइमेंशन बेस पे भी हम लोग काम करते हैं कि ये इन सिल्को स्टडी करे कि लार्ज नंबर ऑफ जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बेस्ड कंपाउंड है, यानी एक सिंपल स्ट्रक्चर है बट उससे रिलेटेड कई सारे फार्माकोफोर हैं, उन सभी का सिंथेसिस एक साथ किया जा सके। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कम्बिटोरियल केमिस्ट्री के थ्रू कंप्यूटर पर एक मॉडल बना करके चेक कर लेते हैं। इसमें से ये फायदा होता है कि हमारा पैसा बचता है, समय बचता है यहाँ पर भी, और बहुत सारी चीजें जो है हमको समझ मिल जाती है कि हम कितने सारे स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। अब जो प्रिंसिपल है इनके वो है कुछ की मिक्स और मैच कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बना करके, जैसे एमाइड हैं, एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, ताकि एक लाइब्रेरी ऑफ कंपाउंड्स हम बना सकें। इसके साथ ही साथ जो पोटेंशियल ड्रग कैंडिडेट्स हैं या पोटेंशियल जो भी हमारे लिगेंड्स वगैरह हैं, उन सब की पैरेलल सिंथेसिस हम कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए कि एक एजोल बेस कोई हमको एंटी फंगल ड्रग हमको बनानी है, तो हम एक कंपाउंड एक बार में सिंथेसिस कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसके जितने भी पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं या जितने भी उसके पॉसिबल आप कह सकते हो कि क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड ड्रग्स हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स होते हैं, उन सबको एक साथ हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली डिजाइन कर सकते हैं और पैरेलली उनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो आपका समय बच जाएगा और फिर आप उनका जो है स्पीड अप कर सकते हैं कि उनकी जो लीड कंपाउंड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है वो बढ़ा ले। हाई थ्रू आउटपुट स्क्रीनिंग भी हम कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कंपाउंड एक साथ बनाएंगे तो उसके बाद फिर उनकी जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी हम एक साथ चेक करके तेजी से अपने रिजल्ट्स तक जा सकते हैं। अगर इसमें एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न हर बार पूछ रहा है, इसके एप्लीकेशन पे कई बार प्रश्न पूछता है, कई बार इसके प्रिंसिपल पे प्रश्न पूछता है, तो आप आंसर एक ही साथ देख लीजिए। तो ये रैपिड सिंथेसिस करने के काम आता है ड्रग डिस्कवरी में, और जो लार्ज कंपाउंड्स की लाइब्रेरीज है उनको स्कैनिंग जल्दी जल्दी करने के काम में आता है, ताकि ड्रग डिस्कवरी की जो प्रोसेस है वो तेज हो सके। मटेरियल साइंस में हम लोग यूज करते हैं न्यू पॉलीमर, कैटलिस्ट और कोटिंग्स इत्यादि को बनाने के लिए, ताकि वो उनकी स्टडी करना आसान हो जाता है। एग्रोकेमिकल जैसे कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स बनाने के काम में भी आता है, नए नए प्रकार के या नोवल जो पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स हैं उनको बनाने के काम में आता है। इसके अलावा प्रोटीन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो कि एंजाइम फंक्शंस इत्यादि को देखने के लिए, नए मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनकी सिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए भी कम्बिटोरियल केमिस्ट्री का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अब दूसरे सेशन के पेपर पे, दैट इज 22-23 का जो पेपर था रेगुलर पेपर, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो था डिस्क्राइब द नॉमेनक्लेचर ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स।
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होती है वो आपने पहले भी डिस्कस कर लिया, फिर से देख लेते हैं कि वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है जहां पे बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और इनका नाम है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में जो बीटा लैक्टम रिंग है उस पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किया गया उसके नाम से रखा जाता है, जिसमें सबसे पहला जो है वो पेनिसिलिन होती है जिसमें कोर स्ट्रक्चर जो है हमें पीनर रिंग देखने को मिलता है। एक बीटा लैक्टम रिंग होती है जहां पर थायाजोलिडिन सल्फर कंटेनिंग रिंग सिस्टम जो है वो जुड़ा रहता है, उसी को हम लोग पेनिसिलिन नाम दे देते हैं, जहां पे पीनर रिंग होती है। याद रखिएगा पेनिसिलिन में कौन सी रिंग होती है, पीनम रिंग होती है, जैसे पेनिसिलिन जी और एमॉक्सिसिलिन। दूसरा हमारा होता है सिफेलोस्पोरिन, जहां पे कोर स्ट्रक्चर में सीफम रिंग जो है वो देखने लगता है, कार्बन कंटेनिंग एक रिंग सिस्टम देखने को मिलता है जहां पर डाईहाइड्रोथाइजीन रिंग जो है वो भी जुड़ी होती है। अब इसके जो जनरेशन हैं सिफेलोस्पोरिन से वो 1 से 5 तक हैं, जहां पर डिफरेंट हम लोग ने इसको पूरा डिटेल में पढ़ रखा है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे वीडियो के। तो हम लोगों ने सारा क्लासिफिकेशन और उनका नॉमेनक्लेचर बहुत डिटेल में किया है, यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल्स में से सिफाजोलिन और सेफ्रिटेक्सोन ये सब ड्रग्स आती हैं। तीसरा हमारा हो जाता है कार्बापिनम्स, जहां पर जनरली जो है 5 मेंबर रिंग सिस्टम तो देखने को मिलता है, बट सल्फर वहां पे नहीं होता है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ वो जुड़ा होता है, जनरली कार्बन वगैरह हमको देखने को मिलता है। और इसमें जो है जो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम जो ड्रग्स होती हैं बीटा लैक्टम्स वो हमें कार्बापिनम्स में देखने को मिलती हैं, जैसे इमिपिनम है और मेरोपिनम ड्रग्स हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे हम लोग मोनोबैक्टम्स बोलते हैं, जिसमें केवल एक मोनोसाइक्लिक बीटा लैक्टम रिंग देखने को मिलती है, जिसका एग्जांपल है एजोटोनम। तो ये इस हिसाब से इसका नाम जो है हम लोग नॉमेनक्लेचर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का करते हैं। अगला प्रश्न है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक्स। 2 एग्जांपल तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर पहले ही देख लिया था, 2 क्या कई सारे हमने लिए थे, डॉक्सीसाइक्लिन और ये सब। आप कोई भी जो 2-3 आपको अच्छा लग रहा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन अपने आप में ही टेट्रासाइक्लिन क्लास ऑफ ड्रग्स है, लेकिन जो पहली ड्रग थी वो टेट्रासाइक्लिन ही थी, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है बाय बाइंडिंग टू द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये याद रखिएगा, ये इसका अगर मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछता है टेट्रासाइक्लिन का तो यही आपको लिख देना है। डॉक्सीसाइक्लिन जो कि एक सेकंड जनरेशन टेट्रासाइक्लिन जो सेमी सिंथेटिक टेट्रासाइक्लिन ड्रग है, जो कि बेटर एब्जॉर्प्शन और लॉन्गर हाफ लाइफ शो करती है, थोड़ा बहुत हमने उसमें जो चेंजेस किए थे उसके स्ट्रक्चर में उसके बेस वजह से, तो ये इसके एग्जांपल के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्रग इन ड्रग डेवलपमेंट। आपको याद है ये पहले वाले पेपर में पूछा गया है, जिसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहां पे आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। ये 21-22 में पूछा गया था, देखिए 22-23 में फिर से पूछा गया, तो इससे पता चलता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिव द सिंथेसिस ऑफ क्लोरमफेनिकोल। अब ये एक क्वेश्चन जो है भैया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए बहुत लंबा हो जाता है, प्लस इसकी सिंथेसिस हम लोगों ने पहले बना रखी है, और ये 2 नंबर में क्यों पूछा गया मुझे नहीं समझ में आता, पेपर बनाने वाले के दिमाग में क्यों चल रहा था, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दी गई सबसे बड़ी जो सिंथेसिस है, कई स्टेप्स में सिंथेसिस, जैसे आप देख रहे हैं 8 स्टेप में 9 स्टेप में इसकी सिंथेसिस कंप्लीट होती है, और ये सिंथेसिस काफी बड़ी है, 2 नंबर के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है यार। ये अगर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर पूछता है तो अच्छा लगता है, आंसर करने में भी 2 नंबर में इतनी बड़ी सिंथेसिस पूछ लिया। लेकिन आप फिर भी देख लीजिए, पैरा नाइट्रोएस्टोफिनोन की रिएक्शन जो है ब्रोमिनेशन वहां पे हम कराते हैं, उसके बाद पैरा नाइट्रोफिनोन ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है, जिसकी रिएक्शन हम लोग हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन के साथ करते हैं। जब मैं इस कंपाउंड की सिंथेसिस का वीडियो बना रहा था क्रोमोफेनिकोल का, तो आपको याद होगा कि मैंने वहां पर हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन की सिंथेसिस कैसे करते हैं भी बताया, क्योंकि ये बिना बनाए तो यहाँ पे रिएक्शन होगी नहीं। फिर ये दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, यहाँ से आप देख ही रहो Br है, यहाँ से नाइट्रोजन है, ये क्या करेगा इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ पर अमीन ग्रुप जो है वो यहाँ पर लेकर के आएगा इसको निकाल करके, तो आपके पास पैरा नाइट्रोफिनाइल अमीन जो है ये अगला इंटरमीडिएट बन जाएगा। इसके बाद इसका जो है फिर हम लोग एसाइलेशन करते हैं, CH3COH यहाँ से निकालेंगे, और इसमें एसिटिक एनाडाइड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को किया जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, एस्टाइलेशन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर इसमें जो है हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग करके सोडियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं, तो हमें फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एमपीवी रिडक्शन करते हैं यहाँ पे, और एमपीवी रिडक्शन करके हम लोग इसका जो है एस्टामिडो 1,3 प्रोपेनाडायोल का डेरिवेटिव यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद HCl और H2O की प्रेजेंस में फिर से इसकी एक बार रिएक्शन करेंगे, जहां पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप्स जो है वो बदलते चल जाते हैं। ये CHNH2 ग्रुप जो है वो यहाँ पे बन जाएगा, और CH2OH ग्रुप जो है वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है, अमीनो ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट फिर डाइक्लोरोमिथाइल एसीटेट के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, ये आपस में यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या करेगा, जुड़ जाएगा ये पूरा ग्रुप,
और जैसे ये जुड़ेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ से जुड़ेगा, और जैसे ही यहाँ से ये जुड़ेगा वैसे ही आपको क्या दे देगा, आपका प्रोडक्ट ये यहाँ से जुड़ेगा, सॉरी ये यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही बनेगा वही आपका क्लोरमफेमिकॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लोरमफेमिकॉल का स्ट्रक्चर भी कई बार पूछा गया, तो देख लीजिए यहाँ से स्ट्रक्चर भी। नेक्स्ट ये एक चीज है कि ये इस तरीके से ड्रग नहीं ली जाती, मैंने पहले कहा इसका प्रोडक्ट बनाते हैं तो पाल्मेटिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं पानी निकाल करके, तो ये क्लोरमफेमिकॉल पाल्मेटेट में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन उसमें पानी जब मेटाबोलाइज होता है तो आप खाने के बाद, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत खराब होता है, तो इसको पाल्मेटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद जब देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरमफेमिकॉल पाल्मेटेट, और उसके बाद जब वो बॉडी के अंदर जाती है तो मेटाबोलाइज होती है और क्लोरमफेमिकॉल अलग हो जाता है, पाल्मेटिक एसिड अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी सिंथेसिस बट बहुत बड़ी है, 2 नंबर में एक ही बार पूछा है, दोबारा अगर पूछ ले तो आपकी किस्मत खराब है, ना पूछे 5 नंबर में पूछे तो किस्मत आपकी बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स किसे बोलते हैं भैया, जो कि ट्यूबरकुलर की जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई है, उसको रोकने का काम करे, उसको खत्म करने का काम करे और टीबी से आपको निजात पहुंचाए। अब इसमें एक ड्रग तो जो आइसोनियाजिड वो हम लोगों ने देखा ही था, वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो मैंने पहले कहा, याद रखिएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है ट्यूबरकुलोसिस की नाम की बीमारी, और इसको रोकने वाली जो ड्रग्स हैं, फर्स्ट क्लास की जो ड्रग्स हैं, जो सबसे पहले हम लोग देते हैं वो है आइसोनियाजिड, जो कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी जनरली शोज करती है। इसके साथ और भी 1-2 ड्रग देनी पड़ती है। रिफेम्पिसिन जो कि एंटीबायोटिक्स है वो हम लोग देते हैं यहाँ पर, पायराजिनामाइड है, इथेम्ब्यूटॉल है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ये सभी ड्रग्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस में देते हैं। इसके साथ ये फर्स्ट लाइन की ड्रग्स कहलाती हैं सभी। सेकंड लाइन की ड्रग्स में साइक्लोसेरिन, सेप्रोमाइसिन या फिर फ्लोरोक्विनोनोल्स में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नोरफ्लॉक्सासिन, इन सभी ड्रग्स का भी प्रयोग जो है वो हम लोग ट्यूबरकुलर जो बैक्टीरिया है उसको रोकने के काम में लाते हैं। तो इन ड्रग्स का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिंथेसिस ऑफ एसिक्लोविर। एसिक्लोविर जो है एक ग्वेनिडीन क्लास की हमारी एंटीवायरल ड्रग है, जो कि हर्पेस वायरस इत्यादि के इलाज में हम लोग यूज करते हैं, एंटीवायरल ड्रग के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी सिंथेसिस जो है वो हम लोगों ने पहले भी डिटेल में कर रखी है और आपने देखा भी होगा कि बहुत ही आसान सी सिंथेसिस है। 2 नंबर के हिसाब से इसको पूछा जाना चाहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो इसकी जो सिंथेसिस है हम लोग 2 अमीनो, क्योंकि हमने कहा ग्वेनिन एनालॉग है तो ग्वेनिन जैसा रिंग सिस्टम यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये 2 अमीनो 1 हेपरिन 6 ओन जो है वो इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट के साथ। अब होता क्या है कि यहाँ पर जब ये जो 2 क्लोरोमिथॉक्सी इथाइल बेंजोनेट है, ये Cl ग्रुप, ये यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करता है, और ये जो आपका CH2 से ये इस नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक और अमीनो ग्रुप है, या ये वाला भी अमीनो ग्रुप है जिसपे ये अटैक कर सकता है। इसीलिए जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है, लेकिन इसमें हम लोगों को ट्राई इथाइल अमीन और हेक्सामिथाइल डाइसाजीन जो है, इन दोनों को लेकर के रिएक्शन हम कराते हैं रिएजेंट के रूप में, या आप कह सकते हो कैटलिस्ट ग्रुप में, जस्ट बिकॉज टू प्रोटेक्ट द हाइड्रोक्सी एंड अमीनो ग्रुप जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं तो इन पर ये अटैक क्या कर देगा, तो इसको पहले प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल सी रिएक्शन होती है, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, HCl जो है बाहर निकल जाता है, और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है हमारा मिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट का, ये इस पर जुड़ जाता है। अब मिथॉक्सी इथाइल बेंजोएट जुड़ चुका है हमारे 2 अमीनो 1 हेपरिन 6 ओन पर। इसके बाद इसमें हम NaOH और वाटर पानी में डालते हैं, भाई पानी के साथ ही करेंगे हाइड्रोलिसिस जैसा। अब जैसे ही वाटर इसमें आप डालोगे NaOH के प्रेजेंस में, तो OH माइनस जो है वो आपको किसको देना है, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है, तो इसको हमको दे देना है OH माइनस, और यहाँ देना है H प्लस जो वाटर से आ रहा है, या Na प्लस जो कि NaOH से आ रहा है, इसको आप दे दीजिए। तो ये आपका सोडियम बेंजोएट अलग हो जाएगा, ये देखिए सोडियम बेंजोएट अलग हो गया, और यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो इस CH2 प्लस के साथ जुड़ जाएगा, और आपको एसिक्लोफिर जो कि एक OH ग्रुप यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया, एसिक्लोविर। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यही आपका ड्रग है एसिक्लोविर। ये इसकी सिंथेसिस है, सिंपल सी 2 स्टेप में सिंथेसिस होनी है, सिंपल सिंथेसिस है, आसान तरीके से आप इसको देख सकते हैं, 2 नंबर पे पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न हमारा, डिस्क्राइब द सिंथेसिस ऑफ डेप्सोन। डेप्सोन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है एंटी वायरल ड्रग है, और ये बहुत ही इसकी सिंथेसिस जो है कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ये भी छोटी सी सिंथेसिस है, आराम से आप इसको देख सकते हैं। डेप्सोन जो होता है वो 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है। 4,4 डाई अमीनो डाईफिनाइल यानी 2 बेंजीन रिंग ले लेनी है, और इस दोनों के बीच में एक जो है हमको सल्फोन ग्रुप यानी कि S डबल बॉन्ड O F डबल बॉन्ड O लगा देना है, और फिर से एक बेंजीन रिंग लगा देनी है, और ये दोनों नंबर पे जो फोर्थ पोजीशन है इस पे अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 लगा देना है। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर जो इस ड्रग का है, और इसी को हमको क्या करना है, सिंथेसिस करनी है। इसकी भी हमने वीडियो पहले डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ डिटेल किया था, यहाँ आसान से आपको बताता हूँ। पैरा एसिटाइमनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो सोडियम सॉल्ट होता है,
इसकी रिएक्शन जो हम पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के साथ कराते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, ये भाई साहब बाहर निकल जाएंगे, NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये हमारा नाइट्रोबेंजीन जो है वो यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा सल्फोन ग्रुप पे। जैसे ही इसको आप यहाँ पर ऐड ऑन करोगे, इसके बाद दो रिएजेंट लेने हैं। पहला रिएजेंट आप ले लीजिए जिंक और HCl, यानी कि रिडक्शन करना है। कहाँ पे करेंगे, इस NO2 ग्रुप पे, और ये NO2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन ग्रुप में। तो एक अमीन ग्रुप तो यहाँ प्राप्त हो गया, सल्फोन ग्रुप चाहिए और बेंजीन चाहिए। बट अब जो ये हमारा जो एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको हमको यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन कर लें, हाइड्रोलिसिस कर दें। तो पानी और NaOH, जैसा भी पिछले वाले में किया था, पानी NaOH डाला था, मिल्क वजह से यहाँ भी डाल दीजिए। यहाँ से OH+ जो है वो इस CH3CO को दे दीजिए, तो ये एसिटिक एसिड बना के, या इसका एसिडिक सोडियम एसिटेट बना करके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और H+ आप इस नाइट्रोजन को दे दीजिएगा, यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके साथ जुड़ करके आपका क्या बनाएगा, इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेगा और यहाँ पे अमीन ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर आपको चाहिए था। तो जैसे ये डालोगे एसिटिक एसिड बाहर और डेप्सोन क्या हो गया, बन गया, दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो डेप्सोन बन गया। तो सिंपल सी सिंथेसिस है, 2 नंबर में पूछी जानी चाहिए, बट ये 5 नंबर 7 नंबर में भी पूछी जा सकती है सभी सिंथेसिस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स एंड एग्जांपल। तो एंटी प्रोटोजोअल जैसे अपने नाम से बता रहा है, जो प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन होता है उनको रोकने के लिए एंटी मतलब प्रोटोजोआ को रोकने वाला ड्रग जो है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग के रूप में यूज करेंगे। और ये जो ड्रग्स होती है, इनका जो मैकेनिज्म है, ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस है प्रोटोजोआ की, या जो भी पैथोजेंस हैं इस तरीके के, उनके प्रोटीन सिंथेसिस को, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को स्पेसिफिक मेटाबॉलिक पाथवे के द्वारा में इंटरफेयर करके अपना काम जो है ये शो करते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ढेर सारी ड्रग्स हैं जो एंटी प्रोटोजोअल आप लोग यूज करते हैं, जिसमें से कुछ का ड्रग तो हम सभी ने कभी न कभी यूज किया है। जब भी हम लोग को स्टमक में या अपसेट हो जाता है तो उस समय हमको लेना पड़ता है, जैसे एमीबियासिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो आपका इन्फेक्शन होता है, उसमें हम लोग मेट्रोनिडाजोल और टेनिडाजोल जैसी 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स लेते हैं। इसके अलावा जो है गार्डियाटिस है, या फिर मलेरिया है जो पैरासिटिक होता है, जिसमें क्लोरोक्वीन है, एटिमिस्टीन है, जो कि डेरिवेटिव्स हम लोग लेते हैं। मेट्रोनिडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये जो है वर्म्स को रोकने के काम में भी आता है और प्रोटोजोआ को भी रोकने के काम में आती है। और टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो भी हम लोग इसके इन्फेक्शन में हम लोग प्राइमिथामिन और सल्फाडायजीन जैसी 2 ड्रग्स लेते हैं। और ट्राइमोसोस्मोसिस, जिसे हम लोग स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर हम लोग सूरामिन और मेरालोप्रोल जो है ये 2 ड्रग लेते हैं। लिस्मिनासिस में हम लोग सोडियम स्टीलोग्लूकनेट और एम्फोटेक्सिन बी नाम की 2 ड्रग्स जो है वो एंटी प्रोटोजोअल के रूप में लेते हैं। तो ये सभी ड्रग्स जो है हम लोग यूज करते हैं, इनका एग्जाम्पल्स है, एग्जाम में 1-2 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है इलिस्ट्रेट द कम्बिटोरियल सिंथेसिस इन ड्रग डिस्कवरी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, बट ड्रग डिस्कवरी अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशली पूछ लिया है, इसलिए हम दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। नहीं तो जो बातें पहले बताई हैं वही रहेंगी। जो कम्बिटोरियल केमिस्ट्री होती है, वहाँ पे हम मल्टीपल कंपाउंड्स की सिंथेसिस एक बार एक साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कंप्लीट सेट्स ऑफ द जो डिफरेंट सेट्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनको एक साथ लगा कर या फिर पैरेलल सिंथेसिस करते हुए हम बना सकते हैं। अगर इसके की फीचर्स की बात करें तो हमको क्यों ड्रग डिस्कवरी में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड्स बना लेते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। और जो हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग जो मैंने वहाँ पे भी बताई थी कि आप ढेर सारी चीज़ें बनाएंगे तो ढेर सारा उनका आप क्या कर लेंगे, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को भी जल्दी चेक कर लेंगे और पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा जो स्पेसिफिक ड्रग मॉलिक्यूल है कौन सा इसमें से बन सकता है। और जो लीड आइडेंटिफिकेशन है ड्रग डिस्कवरी में, उसको भी तेजी से करने में ये मदद करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। एग्जांपल में आप ले सकते हो, जैसे 3 एसिड ले लीजिए, 3 अमीन्स ले लीजिए और इन तीनों को एक साथ अलग अलग पॉट में, छोटे छोटे पॉट बनाइए, सॉलिड फेज सिंथेसिस करिए या लिक्विड फेज सिंथेसिस कीजिए और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन सभी का रिएक्शन आप करा दीजिए। तो आपको तीनों, क्योंकि आपने डिफरेंट लिया था, तो तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे। आप जानते हैं एमीन्स और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एमाइड बनता है। 9 तरीके के एमाइड्स आपको थोड़े ही समय में क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे और फिर आप उनकी हाई थ्रूआउट स्क्रीनिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये ड्रग डिस्कवरी में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा डिफाइन मॉलिक्यूलर डॉकिंग। मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो क्या इन सिलिको स्टडीज है, जो कि हम लोग प्रोटीन पर, जो हमारा लीड कंपाउंड है वो प्रोटीन पे बाइंड होगा या नहीं होगा, वो हम उसकी सिंथेसिस करने से पहले सिंपल कंप्यूटर पे ही क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो पूरी तरीके से कंप्यूटेशनल मेथड होता है, जो कि प्रिडिक्ट करता है जो प्रेफरेंशियल ओरिएंटेशन है हमारे मॉलिक्यूल के। जैसे मान लीजिए कोई ड्रग है या कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें कई सारे स्टीरियो स्पेसिफिक सेंटर्स हैं, तो उसके कई सारे आइसोमर्स बन सकते हैं। अब कौन सा आइसोमर प्रोटीन पे बाइंड करेगा, ये हम लोग कंप्यूटर पे ही क्या कर ले,
पहले चेक कर लें और देन उसके बाद उसकी सिंथेसिस करें, तो बहुत सारा टाइम, पैसा, सब कुछ बचता है। इसके अलावा जो भी कोई और ड्रग मॉलिक्यूल है, आपने अभी कंप्यूटोरियल केमिस्ट्री के द्वारा ढेर सारी लाइब्रेरी ऑफ द सब्सटेंस बना लिया है, तो अब हम उसको क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी का हम बाइंडिंग भी चेक कर सकते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग चेक कर सकते हैं बिना कोई बायोलॉजिकल सिस्टम में गए, सिंपल कंप्यूटर सिस्टम पर उसके प्रोटीन के साथ उसको बाइंड करा करके। तो इसकी जो पर्पस है कि काहे के लिए इसको करते हैं, प्रोटीन या एंजाइम किसी के साथ भी, अब इसका पर्पस क्या है कि ये पहले प्रेडिक्ट करता है बाइंडिंग एफिनिटी कि प्रोटीन पे बाइंड होगा नहीं, आपने सिंथेसिस करा, आपने बना डाला और बाद में पता चला कि वो तो रिसेप्टर पे बाइंड ही नहीं होता। जो भी ड्रग रिसेप्टर का इंटरेक्शन है उसको समझने के लिए भी हम करते हैं, और रैशनल ड्रग डिजाइन जो है वो भी, उसमें भी हेल्प ये मदद करता है। वर्चुअल स्क्रीनिंग है, इसकी एप्लीकेशन यही है, और ये स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिस्कवरी करने में मदद करता है आपका। आप इसमें और भी एप्लीकेशन एंड यूजेस लिख सकते हैं कि ये पैसा बचाता है, आपका समय बचाता है, जल्दी से आपका काम हो जाता है, और एनिमल्स पे क्रूएल्टी को भी रोकता है, क्योंकि हम या केमिकल्स की भी बचत करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को भी बचा रहा है। हम ढेर सारी अगर सिंथेसिस करेंगे तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी बनाएंगे जिसकी आवश्यकता शायद नहीं होगी, लेकिन अगर हमें पता हो कि हमें किन 2-4 का ही बनाना है, क्योंकि वो बाइंड भी कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी भी हम प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं कंप्यूटर पे बैठ के, तब उसके बाद हम उसको सिंथेसिस करेंगे तो हम एनिमल पे भी कम से कम हमको एक्सपेरिमेंट्स इत्यादि करना पड़ेगा। ये सभी इसके एप्लीकेशंस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पेपर की तरफ, जो कि 2023-24 के सेशन का हमारा पेपर है, और इस पेपर में कई सारे क्वेश्चंस पीछे वाले पेपर्स के अभी आएंगे, भी रिपीट भी होंगे, जो नए होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है इसमें, राइट द ब्रीफ अबाउट बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स विद एग्जांपल, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से यहाँ पे लिखा हुआ है। बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स जो होते हैं, ये 2022-23 वाले पेपर में आया था ना, तो ये फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि इनका जो है क्या होते हैं। तो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करने के काम में आते हैं, और जो पेनिसिलिन और सेफलोस्पिरिन की एक्टिविटी को कम करता है बीटा लैक्टमेज, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, उसको रोकने का काम करता है, ताकि बीटा लैक्टम रिंग जो है उसकी जो कंटेनिंग जो एंटीबायोटिक्स हैं वो अब ज़्यादा जो है इफेक्टिव रूप में सामने आ जाए। ठीक है, तो ये ड्रग्स उसी काम में आती हैं। इनकी जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ जुड़ जाते हैं, और जो बीटा लैक्टम रिंग को जो तोड़ने का काम कर रही थी हमारे एंटीबायोटिक्स में जो बैक्टीरिया, उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें तो कैल्विनिक एसिड है, जो कि हम लोग एमॉक्सिसिलिन के साथ दे देते हैं, सेल्बेक्टम है जो कि हम एम्पीसिलिन के साथ देते हैं, टैजोबैक्टम है जो कि हम पिप्रासिलिन के साथ देते हैं, या फिर एविबैक्टम है जो कि हम लोग सिफ्टाजिडिन के साथ देते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा था, दोबारा पूछा, तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दिया हूँ, बट दोनों जगह आप सेम आंसर लिख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, डिफाइन पॉलीन्स एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल। पॉलीन एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो कि फंगस को रोकने के काम में आती हैं, और ये मल्टीपल इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, जो कि एस्ट्राजोल जो कि फंगल सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट केमिकल है, उसके साथ बाइंड करता है, और फिर उसको फर्दर उसके स्ट्रक्चर में बदलाव ला करके उसके काम को रोकता है, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है, फंगल सेल मेम्ब्रेन, उस पर पोर्स बन जाते हैं, और वो डिग्रेडेट हो जाती है, सेल की डेथ हो जाती है, और फंगल की भी डेथ हो जाती है उसी के साथ साथ, जो भी, क्योंकि उसका प्रोटोप्लाज्म वगैरह जो है वो सब कुछ बाहर आ जाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में छिद्र हो जाते हैं। एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टैटिन, नाटामाइसिन, ये सभी जो ड्रग्स हैं जो कि सिस्टमिक और सुपरफिशियल जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के काम में आती हैं, और यही इसी को हम लोग पॉलीन्स एंटीबायोटिक्स के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जिसका आंसर पहले ही आ गया, दैट इज डिफाइन प्रोडक्ट विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको डाला था कि आप डिस्कस करोगे कौन सा ऐसा प्रश्न है जो 21-22 और 22-23 दोनों में पूछा गया था, भैया वो प्रोडक्ट था। ये 23-24 में भी पूछा गया है, वो सेम रहेगा, कुछ नया नहीं होगा, वही एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर भी लिख देना है। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेबेंडाजोल एंड डाईइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। ये दोनों ड्रग है। मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर तो अभी आपको मैंने उसकी सिंथेसिस में दिखाया था, सिंपल सा एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बेंजामिडाजोल रिंग सिस्टम होता है, कार्बामेट ग्रुप होता है, और इस कार्बामेट ग्रुप पे यहाँ पर ये क्या है, CH3 है, झंडा बना है तो CH3 होता है, और यहाँ पर बेंजोइल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम भी देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, जैसे मिथाइल, या मिथाइल लगा हुआ है इसलिए 5 बेंजोइल 5वें नंबर पे, ये 5वां नंबर है, इस पर आपको क्या लगा हुआ है, बेंजोइल ग्रुप लगा हुआ है। ये 1H बेंजामिडाजोल रिंग ये दिख रही है आपको, और इसके दूसरे पोजीशन पे, क्योंकि नंबरिंग जो होती है इसकी यहाँ पे हम लोग यहाँ से करते हैं, इट इज 1 2 3 4 एंड 5, तो ये दूसरे नंबर पे क्योंकि जुड़ा हुआ है इसलिए 2 शब्द का प्रयोग किया है। ये कार्बामेट है, और इस पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, ये मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरी ड्रग जो है हमारी डाईइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट, इसमें ये देखिए ये सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड से बना हुआ सिट्रेट ग्रुप है, उसका स्ट्रक्चर आप
मैंने बना दिया, नहीं तो आप सिंपल सिट्रेट भी लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको पिपराजीन रिंग कंटेनिंग जो एक कंपाउंड है वो देखने को मिलता है। पिपराजीन रिंग क्या होती है? 6 मेंबर एक सैचुरेटेड रिंग सिस्टम होता है जिसमें 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस नाइट्रोजन पे हम लोग देख रहे हैं अमीनो क्वाटर्नियम फॉर्म में है ये, और क्वाटर्नियम आयन के रूप में इस पे हाइड्रोजन भी है और CH3 दोनों जुड़ा हुआ है, और 2 बॉन्ड इसने यहाँ बना रखे हैं। इसी साथ जो पहला वाली ये वाला आपका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे जो आप देख पा रहे हैं, इस पे हम लोग जो है एक जो है एन डाइमिथाइल जो नाइट्रोजन है एमीन जो है उसको यहाँ पर एमाइड ग्रुप जो है वो जोड़ते हैं, कार्बोक्सामाइड ग्रुप। ये क्या है? कार्बोक्सामाइड ग्रुप है ये वाला, ये है कार्बोक्सामाइड ग्रुप। और इस पे क्या हुआ है? नाइट्रोजन पे ही 2 C2H5 C2H5 ग्रुप जो है हमने जोड़ रखा है, इसीलिए बोल रहा है एन डाइइथाइल कार्बोक्सामाइड ग्रुप जो है वो इस पिपराजीन रिंग पे लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइइथाइल कार्बामाजीन। और ये सिट्रेट, क्योंकि सिट्रेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ा, आपसे स्ट्रक्चर इसका पूछा था तो सिट्रेट का भी लिख दीजिए, या फिर सिट्रेट सिंबल लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा एनलिस्ट एंड हेल्मिंथ्स ड्रग्स। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये हेल्मिंथ को रोकने के काम में आता है, पैरासिटिक जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने के काम में आता है। एग्जाम्पल में आप एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, टेरेंडाजोल, लीवोमेसोल, डाइथाइल कार्बामाजीन, आइवरमेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपने उसका नाम सुना होगा कोविड-19 के दौरान, प्राजिक्विल, ये सभी ड्रग्स जो है वो एल्थेल्मिंथ के तरीके से यूज की जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ डैप्सोन। ये पिछले साल भी पूछा गया था, मैंने आपको अभी दिखाया भी इसकी सिंथेसिस, तो ये आपके मॉडल पेपर में मैंने डाल रखा है, वो भी जो भी वीडियो डाला था थोड़ी देर पहले उसमें भी इसकी सिंथेसिस दिखाई थी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, या पहले ये पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है 22-23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन ब्रीफ अबाउट अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स एंड देयर क्लिनिकल यूजेस। नाम से पता चला इसमें अमीनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप जो है दोनों ग्रुप जो है वो हमें देखने को मिलता है। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स होती हैं वो एक प्राइमरी जो है वो सीरियस इन्फेक्शन जो होते हैं जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा किए जाते हैं, उनको रोकने के काम में आती है। और ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती है इन बैक्टीरिया में, खास करके जो 30S सब यूनिट होता है बैक्टीरियल राइबोसोम का, वहां पे बाइंड करता है और प्रोटीन सिंथेसिस या जो पेप्टाइड चेन बन रही है उस प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं, और इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको देखने को मिलता है। अगर इनके एग्जांपल्स और यूजेस की बात करें तो इसमें कुछ बड़े ही अच्छे ड्रग्स हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, टोब्रामाइसिन है, अमिकासिन है और नियोमाइसिन है। इन सभी के को हम लोग जानते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, और इनके यूजेस जैसे ट्यूबरक्लोसिस में स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज होती है, ग्राम नेगेटिव इंफेक्शंस में जेंटामाइसिन यूज करते हैं, टोब्रामाइसिन जो है स्यूडोमोनास जो इन्फेक्शन होते हैं वहां पर यूज होती है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट अगर हो गया है किसी व्यक्ति को, या हॉस्पिटल में रेसिस्टेंट हो रहा है वो एंटीबायोटिक्स के लिए, या बैक्टीरिया उस पर ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, तो अमिकासिन का प्रयोग करते हैं। और टॉपिकल यूज जो स्किन इन्फेक्शन के लिए वहां पे हम नियोमाइसिन ड्रग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स विद द क्लिनिकल यूज। मैक्रोलाइड ड्रग्स जो होती हैं इनके स्ट्रक्चर ही आपके सिलेबस में सबसे बड़े हैं, इस पे हम लोगों ने वीडियो भी किया था और उसके स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ पे एक बड़ा मैक्रो मतलब बड़ा जो है एक गोलाकार स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग बोलते हैं, जैसे कुछ इस प्रकार से दिखती है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो रिंग सिस्टम है इसी को हम लोग मैक्रोसाइक्लिक इलेक्ट्रॉन रिंग बोलते हैं। और ये 50S जो राइबोसोमल सब यूनिट होती है वहां पर बैक्टीरिया के अटैक करता है और उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है या पेप्टाइड की चेन की बढ़ोतरी को रोकता है। अगर इसके एग्जाम्पल और यूजेस की बात करें तो जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे जो कुछ ड्रग्स हैं, 4 ड्रग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला तो इरेथ्रोमाइसिन, सभी ने नाम सुना है, क्लेरथोमाइसिन इसका भी नाम सबने सुना है, एजिथ्रोमाइसिन गले वगैरह में इन्फेक्शन होता है तो हम लोग तुरंत खाते हैं, और रॉक्सीथ्रोमाइसिन। अब इरेथ्रोमाइसिन जो है वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। एच पैरोलाई का जो इरेक्टेशन करना है या रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में हम लोग क्लेरथोमाइसिन यूज करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी जो है वो हम लोग रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में यूज करते हैं या फिर निमोनिया इत्यादि है वहाँ पे यूज करते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा रिस्पायरेटरी और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में हम लोग डॉक्सीथ्रोमाइसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी ड्रग्स जो हैं वो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं। अगला प्रश्न हमारा एक्सप्लेन सॉलिड फेज सिंथेसिस इन कंप्यूटेरियल केमिस्ट्री। कंप्यूटेरियल केमिस्ट्री क्या होती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इस पे बार-बार प्रश्न पूछ रहा है। अब ये 2 तरीके से होती है, एक तो सॉलिड फेज होती है, एक लिक्विड फेज होती है जनरली। तो उसमें जो सॉलिड फेज वाली है उसका आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो गया। सॉलिड फेज में हम करते क्या है कि हम यहाँ पे सॉल्वेंट का प्रयोग नहीं करते हैं और एक ऑक्सिलरी देते हैं जिस पर हमारा जो क्या नाम है सबस्ट्रेट है वो उस पर बाउंड होता है और वहां पे फिर वो रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, उसी को सॉलिड फेज सिंथेसिस बोलते हैं। इस सिंथेसिस में जो मॉलिक्यूल है वो केमिकली सिंथेसाइज होता है
एक इनसॉल्युबल रेजिन या सॉलिड सपोर्ट को, जिसको ऑक्सिलरी भी आप बोल सकते हो सपोर्ट को, और उस पर ये जुड़ता है। अब ये कैसे कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसको सॉलिड रेजिन के ऊपर क्या करेंगे, अटैच कराएंगे। उसके बाद फिर जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे अमीनो एसिड्स हैं, लिगेंड्स हैं, उनके साथ, या आप जो रिएजेंट आप जिसको बोल रहे हैं उसके साथ हम लोग उसका रिएक्शन कराते हैं। हर स्टेप के बाद जो एक्सेस रिएजेंट है उसको वॉश आउट कर देते हैं, एंड देन फिर जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम लोग सॉलिड फेज के द्वारा क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें सॉल्वेंट का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होता। यूजेस की बात करें तो पेप्टाइड्स की जो सिंथेसिस है, अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ना, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स की जो सिंथेसिस है वहां पे हम इसका यूज करते हैं। कम्प्यूटेरियल लाइब्रेरीज जो ड्रग डिस्कवरी के लिए हमको चाहिए, लंबी लंबी ढेर सारी लाइब्रेरीज हम बनाने, ढेर सारे कंपाउंड्स हमको चाहिए, पैरेलल सिंथेसिस करनी है, वहां पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। और इसका जो एडवांटेजेस क्या है, प्यूरिफिकेशन ईजी है क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन से काम हो जाता है। सॉल्वेंट फेज में क्या होता है कि कई बार जो है हमको क्रोमेटोग्राफी वगैरह लगा करके, कॉलम क्रोमेटोग्राफी लगा करके सिंथेसिस करके उसको अलग करना पड़ता है, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपल फिल्ट्रेशन करके अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सॉलिड फेज सिंथेसिस में है। और ऑटोमेशन इसमें फ्रेंडली है, आराम से इसका जल्दी से हम लोग इसको ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। एक बार हमने लगाया, छोड़ दिया, रिएक्शन अपने आप हो रही है। रैपिड सिंथेसिस ऑफ लार्ज लाइब्रेरी जो है वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। ये सब इसके एडवांटेजेस है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की तरफ इस सेशन के, दैट इज राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ क्लोरामफेनिकोल। ये प्रश्न पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा है, तो ये एक कह सकते हैं आप रिपीटेड प्रश्न हो गया। हमने इसका जो है स्ट्रक्चर भी आपको दिखाया था, इसके यूजेज भी आपको बताया था। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्लोरामफेनिकोल, और जनरली कुछ इन्फेक्शन में यूज करते हैं, आई इन्फेक्शन में यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब चलते हैं आखिरी पेपर की तरफ आज के इस दिन के, हम अपने इस वीडियो के, जो क्या था 2024 और 25 का बैक पेपर। ये अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था। ये हमारे जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं उनकी, जिनकर किसी की बैक हो तो उसके लिए पेपर कराया गया, क्योंकि अभी आप जो पेपर देने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो 24-25 के सेशन का ही पेपर है, तो ये बैक पेपर का है। तो इसमें जो पहला प्रश्न था वो था व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। ये प्रश्न 2023-24 से सीधे उठा के पूछा गया एग्जाम्पल्स के साथ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, आप वहां से इसका आंसर दोबारा से देख सकते हैं, या एक बार पढ़ लिया तो याद है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न था इसमें, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कम्बिटोरियल केमिस्ट्री। बार बार ये प्रश्न आ रहा है, रिपीटेड प्रश्न है, 21, 22, 23, 24 सब में आया है। अभी थोड़ी देर पहले इसको भी डिस्कस किया है, तो आप वहां से इसका भी आंसर देख लेंगे। अगला प्रश्न हमारा व्हाट इज एसाइक्लोविर। वैसे इसकी अभी सिंथेसिस और क्या होता है ये मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लग रहा है, तो आप देख लीजिए कि एसाइक्लोविर जो होता है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस को और उसके इन्फेक्शन को रोकने के काम में आता है। साथ ही साथ वर्सेला जोस्टर जो वायरस होता है, जो कि चिकन पॉक्स और शिंगलेस जैसी बीमारियां प्रोड्यूस करता है, उसको भी रोकने के लिए, उसके भी रोकथाम में, उसके इलाज में हम लोग एसाइक्लोविर का प्रयोग करते हैं। ये काफी अच्छी एंटीवायरल ड्रग हो जाती है। इसके जो फीचर्स हैं वो एसाइक्लिक ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के रूप में काम करता है, जैसा कि अभी स्ट्रक्चर और सिंथेसिस में आपने देखा था। ये एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये एक तरीके का कह सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में यूज होता है, जो कि इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर जाता है और वहां पर इनहिबिट करता है वायरल डीएनए पॉलीमरेज को। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछता है मान लीजिए इस साल के पेपर में, तो आप लिख लीजिएगा। और ये डीएनए सिंथेसिस को रोकता है वायरस के अंदर, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, डेथ हो जाती है। इसको और भी जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में तो हम लोग यूज करते हैं दोनों टाइप के, और जो वर्सेला जोस्टर वायरस है उसमें भी इसके इन्फेक्शन में यूज करते हैं। ये टॉपिकल रूप में, ओरल रूप में और आईवी फॉर्मुलेशन, हर तरीके से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हर रूप में ये प्रेजेंट होती है या अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। आपको याद होगा 2021-22 के पेपर में आया था, हमने वहां पे क्लासिफिकेशन के साथ नाइट्रोफ्यूरेटिन और सारी ड्रग जो है वहां पे आपको बताई थी। सेम हो जाएगा, कुछ अलग नहीं होगा, सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया है, बट सेम वही है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ड्रग यूज होती है उनको आपको यहाँ पर बता देना, जिसमें नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सभी ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न हमारा रिकॉल द यूजेस ऑफ एंटी प्रोटोजोअल एजेंट। ये भी एक तरीके का रिपीटेड प्रश्न हो गया, जो कि 22-23 में पूछा था, हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था एंटी प्रोटोजोअल ड्रग की क्लासिफिकेशन के साथ। वही चीज आपको यहाँ पर भी लिख देना, उनके यूजेस वगैरह को भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ फार्माकोफोर मॉडलिंग। ये एक नया प्रश्न आया है और हो सकता है इस बार फिर से पूछा जाए, एक अच्छा प्रश्न है। फार्माकोफोर किसको बोलते हैं? ये देखिए क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर किसी भी ड्रग का या किसी होने वाले ड्रग का जो कि एक्टिविटी शो करता है ड्यू टू द वहां पे जो ग्रुप्स हैं, जो भी ग्रुप्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वो परफॉर्म करता है और वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं और उसके जैसे और भी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। एक स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है जो कि हमें ये बताता है कि ये पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा।
जैसे कि आप इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि ये फार्माकोफोर मॉडलिंग एक टेक्निक है जो कि मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग एसेंशियल फीचर ऑफ एक मॉलिक्यूल को जानने के लिए कि उसके स्ट्रक्चर में ऐसी स्पेशल बातें क्या है जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को सीधे सीधे इन्फ्लुएंस करता है। एक फार्माकोफोर जो एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिकुलर फीचर का जो कि नेसेसरी होता है फॉर द मॉलिकुलर रिकॉग्निशन एट द रिसेप्टर साइट। अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए तो जो इसके फीचर्स हम बोल रहे हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स का, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स का, एरोमेटिक रिंग्स, हाइड्रोफोबिक सेंटर्स, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयनाइजेबल ग्रुप्स हैं अगर वो प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है, तो यही जानना क्या कहलाता है फार्माकोफोर मॉडलिंग कराता है। अब इसके यूजेस कहाँ है, ये लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन जो भी हम लोग बोल रहे थे, ड्रग डिजाइन हम लोग कर रहे हैं वहाँ पे जो QSAR स्टडी वगैरह के लिए भी मदद कर रहा है या इन सिल्को स्टडी में मदद कर रहा है, वहाँ पे आप इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हमारे प्रोटीन का, जो टारगेट है, जो रिसेप्टर है, उसको भी समझने में हमको मदद करता है। साथ ही साथ जो वर्चुअल स्क्रीनिंग है कंपाउंड लाइब्रेरीज का, वो इसी मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरीन फॉर, ये पहले भी आ चुका, फिर से आ गया, ये 21, 22, 23, 24 सब में ये रिपीट था। बस एक बार क्या पूछ लिया था, सिंथेसिस पूछ लिया था, वो नहीं पूछना चाहिए भैया। यूज पूछो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछो, स्ट्रक्चर पूछो, हम लोग आराम से लिख लेंगे 2 नंबर में। हाँ ये है कि ज़्यादा 7 नंबर 5 नंबर में सिंथेसिस पूछो तो लिखा जाएगा, 2 नंबर पूछोगे तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि इतनी बड़ी सिंथेसिस बार पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉल द इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया। मलेरिया की इटियोलॉजी क्या होती है आप सभी जानते हैं, मच्छर काटता है, और मच्छर जब काटता है तो उसके जो लार है, उस लार में हमको एक प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ का जीनस है वो मिल जाते हैं। अब वो जो है इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस जो मस्किटो है उसके लार में पाया जाता है, वो आदमी को काटती है, हेल्थी मैन को, उसके ब्लड में चला जाता है और वहां पे जाके ग्रोथ करता है, लीवर में टूटता फूटता है और फिर आपको बीमार करता है। तो इसी को मलेरिया की इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब कारण, किस कारण वो सो रहा है, तो ये सभी आप जानते हैं। कॉजेटिव स्पीसीज के नाम लिख सकते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है जो कि सबसे ज्यादा डेडली होता है, सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है और बहुत सारे लोगों को बीमार करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, ये भी वाइड स्प्रेड फैलने वाला है, ये डेडली है और ये वाइड स्प्रेड है, तेजी से फैलता है ये। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल है जो कि लेस कॉमन पाया जाता है बट ये भी डेडली होता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन कॉज करता है, लंबे समय तक जिनको इन्फेक्शन होता है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से होता है। और प्लाज्मोडियम कन्वेक्शन होता है जो कि जूटोनिक स्पीसीज तो है लेकिन ह्यूमंस को भी इफेक्ट करता है, तो ये इसकी इटियोलॉजी हो जाएगी मलेरिया की। ये सिंपल सा प्रश्न है, अच्छा है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे। दवाओं के बारे में पूछ सकता है, वो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी दवाएं इसमें हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है 2023-24 में, 2022-23 में भी ये पूछा गया था, दोनों बार पूछा गया, दोनों बार हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, तो इसमें दोबारा से एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि आज के हमारे इस वीडियो का भी आखिरी प्रश्न है, 2024-25 के बैक पेपर का भी आखिरी प्रश्न था, दैट इज डिस्कस द यूजेस ऑफ क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन कहाँ यूज करते हैं, मलेरिया के इलाज में भी आया था क्वेश्चन, तो वहां पे आप लिख सकते हैं। ये क्लोरोक्विन जो है वो एक 4-अमीनो-क्लोनिलीन ड्रग है जो कि एंटी मलेरिया और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज जो है वो शो करता है। खास करके ये जो मलेरिया है उसको, उसकी बीमारी को रोकने और उसके रोकथाम और उसके ट्रीटमेंट के लिए जनरली यूज करते हैं। जो भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवे और प्लाज्मोडियम जो मलेरिया है उसमें जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको रोकने के लिए हम लोग क्लोरोक्विन का प्रयोग कर लेते हैं। ये इंटेस्टाइनल एमीबियासिस को भी रोकने के काम में आता है, खास करके मेट्रोनिडाजोल के साथ अगर इसको दिया जाए, और ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के इलाज में भी इसका प्रयोग जनरली देखा जाता है। ये इसमें एंटीवायरल एक्टिविटीज भी हैं, कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च की है बट इसको अभी हम लोग बहुत ज्यादा वाइडली इस काम के लिए यूज नहीं करते, बट इसमें ये भी एप्लीकेशन जो है इसका हो सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहां हमने पिछले 4 जो पेपर्स अवेलेबल हैं AKTU के, वैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी को हो, हर जगह पे ये इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपको ये क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इन क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जो भी कुछ क्वेश्चंस थे उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कई जगह पूछे गए, कई जगह यूज पूछ रहा है, कई जगह स्ट्रक्चर पूछ रहा है, कई जगह मैक्सिमम फंक्शन पूछ रहा है। अगर एक कोई क्लास आपको दिख रही है, आप उसके बारे में सारी जानकारी अगर रखते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने पर आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको फायदा पहुंचे, आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस मिल जाएं और कैसे आंसर लिखना है, कितना आंसर लिखना है, उसका भी आइडिया आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने देने की कोशिश की। आप हमें अभी फेसबुक पे या क्या नाम है यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो यूट्यूब पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd है और उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ से मिलेगी हमारे पेज पे, और उस पर सारे आपके जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जो टॉपिक्स हैं,
जो आपके क्या नाम है सार हैं, सिंथेसिस हैं ड्रग्स की, क्लासिफिकेशन है, वो सब हमने बना रखे हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर है, 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर दे दिया है, तीनों आप देख लीजिएगा, पूरा पेपर आपका 101% आ जाएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। और हमें आप टेलीग्राम पे देख सकते हैं, जिससे हम मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह आपको दिए हैं, या जो नोट्स हैं इन सभी टॉपिक्स के, बहुत ही एक्सप्लेन करके मैंने बताने की कोशिश की थी, सार वगैरह आप देखिएगा। तो मेहनत करते हैं लेकिन इतने व्यूज़ नहीं आते, तो वो आप जरूर देखिए। और खाली समय में देखिए, एग्जाम में हो सकता है आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन खाली समय में जब आप पढ़ते हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इनको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो इसके नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, आप वहाँ से निकाल सकते हो। आप हमें फेसबुक पेज पे और हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। कुछ नए नए टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक भी वहाँ पे हम शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हम देख सकते हैं। और हमारा जो ऐप है डॉक्टर पी के शुक्ला डॉक्टर एम पी सिंह क्लासेस का, डॉक्टर पी के एस डॉक्टर एम पी क्लासेस के नाम से, वो आप गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाता है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। इन सभी जगहों से आप हमें जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है, अगर कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे।